तूफानों में नावों को पतवार चाहिए, मौजों से पार उतरने को एक खेवन हार चाहिए। और यूं ही नहीं बनता कोई विजेता एक ही दिन में, यूं ही नहीं बनता कोई विजेता एक ही दिन में। हौसला ये हमको बार बार चाहिए, हौसला ये हमको हर बार चाहिए। बहुत नमस्कार। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा शेर, बहुत प्यारा शेर। नमस्कार। आज की साहित्य सृजन की श्रृंखला में चंडीगढ़ दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मैं डॉक्टर किरण शाश्वत नमन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। वो कहते हैं कि कलम से निकली हर आवाज़ है, कलम से निकली जो आवाज़ है हर धड़कन को देती वो परवाज़ है। और साहित्य अगर समाज की बात कह सके, साहित्य अगर समाज की बात कह सके तो यह एक नए आगाज़ की परवाज़ है, ये नए आगाज़ की परवाज़ है। जी हाँ, आज ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम जिस व्यक्तित्व को आपके समक्ष लेकर आए हैं वो अपने आप में अनूठे हैं। वो ऐसे हैं जिन्होंने साहित्य में शोध और शोध में संवेदनाओं को उकेरा है। उनके हर शब्द, हर शायरी, हर शेर में उन्होंने समाज के मूल्यों को उभारने की कोशिश की है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री अशोक भंडारी नादर जी की, जो एक प्रखर इतिहासकार, संकल्पित समाज सेवी और जन मूल्यों के प्रेरक हैं। हम स्वागत करते हैं सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। बहुत कुछ बोल दिया आपने, इस काबिल नहीं हूँ मैं, छोटा सा शख्स हूँ। बहुत मेहरबानी। धन्यवाद सर। और जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने ये देखा कि जब शब्द और शायरी मन में उभरते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मा में स्वर पिघलते हैं। आपके बारे में देखा, जाना कि आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, तो गज़लों और नज़मों का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? इसमें कोई दो राय नहीं, जब तक आत्मा पे, दिल पे चोट ना लगे तब तक अल्फाज नहीं बनते, अल्फाज नहीं आते। 1971 में जिस टाइम बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी तो मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त थे, खुराना साहब, वो शहीद हो गए थे जी। उस टाइम बाई चांस पेन उठाया और लिखने लगा, तो वो बाद में जब जो लिखा तो देखा कि वो तो नज़्म बन गई जी। तो ये आपके अंदर आत्मा से निकलते हैं अल्फाज, तब आप जो है वो एक कारगर चीज़ बनती है जी। जब अंदर से निकलते हैं। जब आप जोड़ते हो, तोड़ते हो तो नहीं बनती चीज़ वो। जी। तो बस वो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ 1971 से और चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं इसको। जी जी सर। और जैसा हमने कहा कि हर ज़ुबान की अपनी एक महक होती है और हर अल्फाज की अगर हम कहें तो अपनी एक चमक होती है। बहुत सारे लोग हैं और मैंने आपका साहित्य भी देखा जिसमें बहुत विविधता है। आपने हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, कुछ पंजाबी में और अंग्रेज़ी में भी आपने साहित्य लिखा। क्या आप ये मानते हैं कि विभिन्न भाषाओं में भाव नहीं बदलते, या हम भाषाओं के चयन में भावों को एक साथ पिरोना हमारे लिए एक तरह का एक ऐसा जरिया है जिसको हमें भाषाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी पड़ जाता है? सच्चाई है, वो जो क्रिएशन है, जो वो आत्मा से जो चीज़ निकलनी है वो उसी भाषा में निकलती है जी। उसकी ट्रांसलेशन करनी दैट्स अ डिफरेंट इशू। जी। ठीक है। अब जैसे मेरे घर में जो है, मेरे फादर साहब उर्दू भी बोलते थे जी। मैंने उर्दू जो सीखी उन्हीं से सीखी, बस उनसे सुन के बातें करके, राइट। तो वो उर्दू नहीं है जी। वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज की डेट में सोसाइटी की लैंग्वेज बन चुकी है जी। उसमें कुछ उर्दू के अल्फाज हैं, अब तो वो भी हिंदी ने अडॉप्ट कर लिए हैं, अब हिंदी के अल्फाज बन चुके हैं वो, उसको हम हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। जी। तो जो डेली रूटीन की जो लैंग्वेज है उसमें जो हम क्रिएट कर सकते हैं वो दूसरी और किसी भाषा में क्रिएट नहीं कर सकते। दैट इज फैक्ट ऑफ लाइफ। तो ये जो इंजीनियर है इसने जब इश्क लिखना शुरू करा तो मैं उस इश्क पे कुछ सुनना चाहती हूँ। ऐसे है जी कि जो उस ज़माने की चीज़ तो मेरे सामने कोई नहीं है इस टाइम जी। ये दो गज़लें हैं जो अंदाज़न 76 की हैं जी। कि मैंने ऊपर इसके ऊपर डेट भी लिखी है जिस दिन ये बनी थी जी। हुनर बख्शा गज़ल का उसने ये उसकी इनायत है। क्या बात है। हुनर बख्शा गज़ल का उसने ये उसकी इनायत है, हज़ारों शेर हैं कागज़ की कब्रों में शिकायत है। क्या बात है सर।
हज़ारों शेर हैं कागज़ की कब्रों में शिकायत है, किताबों में ख़तों का सिलसिला चलने लगा है, जो हैं सुनने में ये आया ये जवानी की रवायत है। क्या बात है सर। भरा है आसमां पूरा ही सुनते हैं परिंदों से, शजर ये क्यों गिरा है परिंदों को शिकायत है। जी। जो पतझड़ का है मौसम रास्ता तकती उदासी है, रास्ता तकती उदासी है ऐसी उम्र अब आंसू की खेती भी सलामत है। क्या बात है सर। गुजारिश है संदूकों में ही कर दो बंद नफरत को, ये दौर ऐसा है दुनिया को मोहब्बत की ज़रूरत है। क्या बात है। मुलाकातें हुए उनसे तो शायद हो गई सदियां, इलाके में हैं जो रहते अजीज़ों से शिकायत है। क्या बात है सर। न मंदिर की न मस्जिद की ज़रूरत है मोहब्बत की, जी। न मंदिर की न मस्जिद की ज़रूरत है मोहब्बत की, समझना होगा बस सबको मोहब्बत ही इबादत है। बिल्कुल सर। ये उस ज़माने की लिखी हुई हैं जी, अंदाज़न इसको 20 साल हो गए जी। ठीक है, 20 से भी ज़्यादा हो गए। जी। तो उस टाइम कुछ ख्याल, उम्र ऐसी थी, ख्याल जी। कुछ और से जी। ठीक है। अब लेकिन कुछ- सर उस उम्र में इतना संजीदा लिखना हाँ। ये बड़ी बात है। और हम कहते हैं कि लिखना जो कलम है ना वो हमें कहीं ना कहीं लिखने के लिए प्रेरित करती रहती है, इसकी प्यास कभी नहीं बुझती। नहीं और बुझती। आपका ये संग्रह जब मैं देखती हूँ जिसमें 33 बुक्स, 20 बुकलेट्स, 10 से ज़्यादा आपके हिस्टोरिकल एविडेंस लिटरेचर बेस्ड आपने लिखे हैं, जिसमें आपने बहुत व्यापक शोध परक चीज़ें लिखी हुई हैं। इतना लिखना, निरंतरता, वो पहली नज़्म और ये आज की जो आपकी अभी जो प्रोसेस में है, इस ये तक का जो किताब सफ़र जो है प्रोसेस में जी है। जी इसी किताब की बात करें सर, हाँ। जो अभी पन्नों में है, हाँ, ये किताब बिल्कुल, में बिल्कुल, जाएगी बिल्कुल, का स्वरूप बिल्कुल, लेगी, बिल्कुल, बिल्कुल। इस तक का सफ़र आप कैसे देखते हैं? देखो ऐसे है, अभी हम जब बाहर बैठे थे यही गुफ्तगू चल रही थी, जी। सफ़र किताब का नहीं होता जी। ना, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। लोग कहते जी किताब ऐसे है, इसका सफ़र किताब का नहीं होता। सफ़र एक मिसरे का होता है, जी। एक शेर का सफ़र होता है। जी। आज सुबह एक ख्याल आया, वो मैंने नोट कर दिया। जी, आपने बताया। हाँ, वो नोट कर दिया। अब उस शेर को कंप्लीट करना जो है सफ़र उसका है। ये अपने आप जो है फिर चलता जाएगा, दूसरा शेर बन गया, तीसरा बन गया, ठीक है। 2 दिन बाद देखूंगा अरे यार ये तो पूरी गज़ल हो गई तैयार, इसको अल्लाह कर दो, अब दूसरी देखते हैं, जब मौका बनेगा शुरू करेंगे। जी। तो एक गज़ल, या मैं तो कहता हूँ शेर जो है, शेर एक मुकम्मल गज़ल है, मुकम्मल कविता है, ठीक है। तो जो शेर का जो सफ़र है, सफ़र तो उसका है जी। हाँ, जब आपने मुतमईन हो गए कि हाँ भी ये शेर जो है मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो खुशी वो देता है जी। ठीक है। तो ऐसे सफ़र तो शेर का है, बुक्स तो अपने बनती जाती हैं, इकट्ठे हो गए। जी, वो कहते हैं, मैंने लिखा है सर ये कि है चाह के देखूं ख्वाब नए, है चाह के देखूं ख्वाब नए जो भोर तलक ना सोने दे, है चाह के देखूं ख्वाब नए जो भोर तलक ना सोने दे, शब्दों में इतनी शिद्दत हो जो शोर फलक तक होने दे, और ये आग जो मुझ में जलती है, ये आग जो मुझ में जलती है, अब अलग तो इसकी होने दे, ये शोर फलक तक जो होने दे, ये शोर फलक तक होने दे। जवाब तो आपने खुद दे दिया, जो आपने प्रश्न किया उसका जवाब तो आपने दे दिया। ये 2 शेरों में आपने जवाब तो दे दिया। तो ये तो जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको ये नहीं कि हाँ कहीं से शुरू किया है कहीं से बंद किया। सर जब मैं देखती हूँ आपके बारे में, इतना व्यापक और वैविध्यपूर्ण इतिहास, काव्य और सृजन, जिसमें प्रेम भी है, वो गज़लें भी हैं, वो नज़में भी हैं, इतिहास भी है, और विशेषतः जब मैं आपके एक शोध परक सृजन की बात करती हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपकी रूलर्स ऑफ ग्लोरी की, क्योंकि आज के समय में परिप्रेक्ष्य में जब बच्चों को हम इतिहास के बारे में बताते हैं, उस समय में मैं ये मानती हूँ समकालीन रूप से इस बुक का होना अपने आप को एक साक्ष्य देता है, इतिहास को एक साक्ष्य देता है। सर जब आपने ये पुस्तक लिखी, इसके लिए सोर्सेज किस तरह से आपको मिले और किस तरह से आपने उसको एक किताब का रूप दिया? ऐसे है
हिस्ट्री पर जो भी किताब आप सोचोगे लिखनी है, मेरी अंदाज़न 9-10 किताबें होगी हैं हिस्ट्री के ऊपर जी। तो कोई इंसिडेंट होता है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं ये करूं, जी मैं ये करूं। जी ये मैं पहले बात करूंगा रानी झांसी रेजिमेंट के ऊपर, जी इस किताब के बारे में। जी मुझे दीजिए जरा जी। ये जब किताब इसकी बड़ी सर इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, आपने बताई थी कि आप इसके लिए सिंगापुर, मलेशिया, कई देशों का भ्रमण किया आपने। जी जी। मैं सिंगापुर में था और मुझे शौक़ है जब जहाँ भी जाऊँ मैं किताबों की कोई मुझे दुकान मिल जाए तो मैं उसमें एंटर कर जाता हूँ। तो वहाँ से एक मुझे किताब मिली, 56 पेजेस किताब थी वो। जी। पहली बार मुझे रानी झांसी रेजिमेंट लफ्ज़ जो है मैंने उस किताब पे लिखा हुआ पढ़ा। जी सर, मैं छोटा सा एक बीच में हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को ये नहीं पता ये रानी झांसी ब्रिगेड है क्या, दर्शकों के ज्ञान के लिए एक बार आप इसके बारे में कुछ बताइए। बताता हूँ मैं जी। INA सुभाष चंद्र बोस साहब ने 1943 में INA बनाई थी। जी। INA का एक छोटा सा हिस्सा था, 1500 लड़कियां थी उसके अंदर। जी। उसमें कम से कम उम्र 14 साल की भी लड़की थी एक, जी, और 57 की भी लेडी थी उसके अंदर। जी। तो वो जो है उसका हिस्सा थी INA का। वो 1500 लड़कियां जो हैं वो तैयार की, सुभाष साहब की ये सोच थी कि जब हम ब्रिटिशर्स के साथ लड़ेंगे, प्रैक्टिकल लड़ाई होगी मैदान के अंदर, तो ये जो लड़कियां हैं हिंदुस्तानी लड़कियां हैं, और ब्रिटिश जो वहाँ पे सामने से फ़ौज आएगी तो उस फौज में हिंदुस्तानी लड़के होंगे। जी। शायद उनके दिमाग में चला जाए एक सेकंड के लिए कि हमारी बहनें हैं ये। जी। अगर बाई चांस ये उनके दिमाग में चलेगी तो हमने लड़ाई जीत ली आधी तो। जी। दैट वाज द कंसेप्ट इन हिज माइंड, जी। जिस कारण उसने ये अलग जो है ब्रिगेड तैयार की थी। जी। उसमें 1500 लड़कियां थी, उसमें से 452 लड़कियां ऐसी थी जो सिर्फ मेडिकल के नर्सिस के कह सकते हैं हम, नर्सिस थी वो, ये काम करती थी, और सारी फाइटर्स थी वो। जी। ठीक है। तो उनके जो है मुझे उनकी जो इंचार्ज थी मिसेस सहगल जी, उनके कुछ लिखे हुए थे अल्फाज थे जो मेरे हाथ में आए। तो रात में पढ़ता गया उसको, सवेरे तक मैंने वो किताब पढ़ ली और मेरे मन में आ गया कि ये तो मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक है, अगर मुझे रानी झांसी रेजिमेंट के बारे में नहीं पता तो इसका अंदर 99% इंडियंस को बारे में नहीं पता। बिल्कुल सर, मैं शिक्षण के क्षेत्र में हूँ और मैं कह सकती हूँ जब मैं बच्चों से बात करती हूँ हमारे इतिहास की, उनके पास बहुत ही एक खालीपन है। जब हम इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं उनके पास एक बड़ा खालीपन है, जिसके लिए हमें इस तरह की सार्थक किताबों की, इस तरह के सार्थक इतिहास की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये इसके लिए प्रीफेस के लिखवाने के लिए मैंने VP मलिक साहब को रिक्वेस्ट की जी। तो उन्होंने ही रिलीज़ की किताब ये स्टेज के ऊपर जी। और उनकी लाइन, पहली लाइन ये थी जी कि मैंने 55 साल जी फोर्सेस में जो है निकाले हैं जी। और ये लफ्ज़ जो है मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। जब ये अशोक नादर ने मुझे ये किताब दी कि इसके ऊपर कुछ लिखो, तो मैंने पहली बार ये नाम सुना और मुझे पता लगा कि हाँ ऐसी भी कुछ थी लड़कियां जो ऐसे जिन्होंने फाइट किया है। और सर एक और शानदार बात ये नहीं है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस रहे जिन्होंने हिस्ट्री को अपने हिसाब से, इतिहास को अपने हिसाब से लिखा, और शायद अपने आप में आप पहले होंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ जिन्होंने भारत की महिलाओं, वीरांगनाओं के बारे में इतना शोध परख लिखा। सिर्फ वो जो 1100 वीरांगनाएं हैं जिनको इतिहास एक तरह से भूल चुका है, उनके बारे में इतना शोध करने के बाद लिखना और किसको उस पुस्तक में स्थान देना है और कैसे स्थान देना है ताकि उनके साथ न्याय हो सके, ये पूरी यात्रा कैसे आपने बदकिस्मती है कि औरत हिस्टोरियंस कम हैं और उन्होंने भी, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है अपनी, तो मेल्स के बारे में लिखा उन्होंने भी जी। उन्होंने भी लेडीज़ के, लड़कियों के बारे में कुछ नहीं लिखा। इसलिए हमारे पास लेडीज़ का जो है मटेरियल नहीं है जी। बहुत मुश्किल हुआ ढूंढने में, तो मेरा तहिया था ये, अराउंड 15 साल लगे इसको तैयार करने में किताब को। डिसीजन था कि मैंने कम से कम 1100 लेडीज़ के बारे में लिखना है जी। तो कहीं कहीं से, कहाँ से जो है मुझे मटेरियल मिला वो, तो उसके कंपाइल किया तो वो तैयार कर दी। लग गए 15 साल, मगर मन को खुशी बहुत हुई कि हाँ भाई ये चीज़ तैयार हो गई।
बिल्कुल सर। और मैंने 4 लाइनें इसी बात पे लिखी हैं इतिहास पे कि भारतीय इतिहास के इतिहासों से जब तोला मोला जाएगा। जब हम विश्व के इतिहास को देखते हैं और उसमें भारत के इतिहास को देखते हैं कि इतिहासों से जब तोला मोला जाएगा, वीर भूमि भारत का इतवत नज़र प्रखर ही आएगा और आंकेंगे इस धरती के शूरों के जीवट को जब भी हम जब भी हम रजवाड़ों का श्रृंग स्थान वो प्रथम पंक्ति में आएगा। इतिहासों से जब तोला मोला जाएगा। और ये संकलन जो आपका है रूलर्स ऑफ ग्लोरी कहीं ना कहीं उसी परिप्रेक्ष्य को आगे ले जाता है। सर बात करते हैं आज के समय में आते हैं और नशा हर तरफ जब हम बात करते हैं, इस क्षेत्र की भी बात करते हैं कि मद में हो मदमस्त जब जब जवानी सोती है। ये मेरी लाइनें हैं कि मद में हो मदमस्त जब जब जवानी सोती है, ठंडे चूल्हे की कालिख में भूख बिलक कर रोती है। खोते हैं कुछ ख्वाब मिलते हैं कुछ घाव, इन टूटे उधड़े रिश्तों को फिर बूढ़ी लाठी ढोती है। मद में हो मदमस्त जब जब जवानी सोती है। बहुत अच्छे आपने सर इस दिशा में एक बहुत ही सार्थक और प्रेरक कार्य किया है। आपका एक छोटा सा संकलन जो आपने मुझे दिया, मैं केवल एक विषय की बात कर रही हूँ, आपने ऐसे बहुत सारे विषय उठाए हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके एक संग्रह की जो 20 बुकलेट्स के रूप में आपने छोटी छोटी कविताओं का संग्रह मुझे भी जो आपने आज दिया, उसकी बात कर रही हूँ। समाज में एक इतिहासकार कहीं ना कहीं खुद को एक परिप्रेक्ष्य में या एक सांचे में बांध के रख लेते हैं। जब मैं विविधता की बात करती हूँ, मेरे पास वीरांगनाएं हैं, रेजिमेंट की बात हम कर रहे हैं, चरित्र निर्माण की हम बात कर रहे हैं, संविधान के सही स्वरूप की बात कर रहे हैं, हम वोट के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं। आपने हर मुद्दे हर विषय को छूने की कोशिश की है और छुआ ही नहीं है आपने उसको, आपने अपने प्रभावी रूप से प्रस्तुत भी किया है। सामने कोई समस्या आई तो उससे आंखें बंद करनी ये राइटर का काम नहीं। उसके कुछ भी सामने आया, अगर कोई तकलीफ आई सामने तो उसके बारे में लिखना जो है लाजिम है जी। क्योंकि उस टाइम एक लफ्ज़ मंजर कशी में जो सामने देखा और लिख दिया वो सबसे आसान है लिखना जी। पहले अपने दिमाग में एक फ़ोटो बनानी फिर उसके ऊपर लिखना जी, वो थोड़ा मुश्किल है जी। जो सामने देखा और जो है लिख दिया वो सबसे आसान है। तो जो हालात पैदा हुए जी, उसके बारे में जो है लिखना सबसे आसान है। मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जो नशे के बारे में है जी। तो वो पोर्शन जो है लिखना तब शुरू हुआ जब मैंने यहाँ एक गांव में गया जी। और गुरुद्वारा साहब में जो है मत्था टेकन गया था, उससे लंगर बनना था जी। तो लेडीज़, बुज़ुर्ग लेडीज़ गांव में वही काटती हैं सब्जियां और या बूढ़े बैठे हैं जो फ्री वो काट देते हैं। तो उनमें 2 लड़के भी थे जी जो शायद 30-35 साल के होंगे और उनकी जो टांगें थी मेरी बाजू से पतली थी जी। तो पता किया भी मामला क्या है, भाई पता लगा कि ये नशेड़ी हैं, बुरी तरह से नशेड़ी हैं जी। तो उनका पता किया भी, ये पूछा कि हाँ भी इनके माँ बाप कहाँ हैं, कहते वो जी बेबे बैठी है उन्हें दी माँ दोनों दी जी। उनसे बात की तो मेरा बात शुरू की, पहले बिलक पड़ी वो जी, रोने लग गई वो। तो वो जो उस टाइम फील किया मैंने वो इसके अंदर लिखा है। तो सबसे पहले मैंने जो नशे के ऊपर लिखा वहाँ से लिखा जी। तो फिर उसके बाद ऊपर एक पूरी किताब है जो पूरी किताब बन गई जी। लिखता गया मैं तो किताब बन गई उसकी हैं। तो ये जो समस्या जो है ना, ये तो जब सामने समस्या आएगी तो आप जो है चुप करके बैठना इम्पॉसिबल है जी। तो आपकी कलम चलेगी उसके ऊपर, बिल्कुल सर। ये नहीं हो सकता कि ना चले जी। ये देखिए ये है नशे के ऊपर। निगाहों में सजा लो कोई सपना, इरादा ही बने मकसद यूँ अपना, सितारे तोड़ कर ही भी ला सकोगे सदाकत को सदा बस दिल में रखना, उठाना है तुम्हें एक बार परचम तो मकसद ना रहेगा एक सपना, नशा ना आ सकेगा ख्वाब तक में, बनेगी ज़िंदगी फिर एक गहना। क्या बात है सर। वफा ख्वाबों से करनी होगी तुमको जी। रहेगा चांद ना बस ख्वाब अपना, जी। तभी पाओगे खुशबू मंजिलों की तो आंचल ना रहेगा कोई सपना, हटेंगी चांद के रुख से घटाएं तभी तो चांद सा पाओगे सजना। क्या बात है। तो ये जब आपके सामने समस्या आती है तो उसके बारे तो अल्फाज अपने आप आते हैं, वो खुदा फिर अपने आप जो है मेहरबान होता है और अल्फाज भेजता है ताकि अपने आप जो आदमी बना देता है। तो ये नहीं कि हाँ भी कोई आदमी स्पेशली उस टॉपिक के बारे में हुआ है तो सामने आई चीज़ उसको लिख दिया बस। तो ऐसे होता गया बाई चांस
एक 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 बात है जो मैं शायद इसके अगर हम उसको नहीं बात करता मैं तो मैं कल्प्रिट हूँगा जी। वो है कि वही शख्स लिख सकता है जो सोच सकता है जी। सोच वो सकता है जिस आदमी का आत्मा दिमाग दिल डेलिकेट हो जी। जो जल्दी जो है किसी समस्या को देखते ही पसीज जाए जी। वही लिख सकता है जी। वही राइटर बन सकता है मेरी जी। क्लियर धारणा है ये जी। राइट। तो आदमी को पहले फील करना पड़ेगा फिर आदमी सोचेगा कि मैं क्या करूं इसका क्या लिखूं। जी। तो ये इसी कारण ही सारा कुछ इतना कुछ चलता रहा। जी। जी। दैट्स द मेन रीजन। आज की सर जो युवा पीढ़ी को हम देखते हैं, हमने एक बात की नशे की, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो आज के समय में बहुत ही भ्रमित है, उसको शायद अपना आगे आने वाला भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। उसकी प्रेरणा के लिए या हम कहें उसके मार्गदर्शन के लिए या उसके विचारों को एक संयमित रूप देने के लिए आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो शख्स नशा कर नहीं सकता, मैं एक पॉइंट पे आता हूँ वो उसको हम जनरलाइज कर लेंगे। वो शख्स नशा कर नहीं सकता जिसने अपना टारगेट बना लिया। जी। जिसने टारगेट बना लिया। जी। आप देखोगे रात को हम रोज देखते हैं अमिताभ बच्चन साहब का प्रोग्राम वो करोड़पति। जी। उसके अंदर जो बच्चे आते हैं जी। इतनी इतनी गरीब फैमिली से बहुत बच्चे आते हैं, ठीक है, लेडीज आती हैं, वो उन्होंने डिसीजन लिया होता है कि हमने वहाँ जाना है। जी। जी। किसी को 5 साल लगे किसी को 10 साल लगे। जी। तो ये आप कैसे कैसे कहेंगे हाँ भी जो है उनके दिमाग में होता नहीं कि हाँ कैसे आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। जी। दे हैव टू टेक ए डिसीजन हाउ टू मूव लाइफ, कैसे ज़िंदगी चलानी है तो अपने आप चल जाएगी। जी। ठीक है सर, एक विषय और साझा करना चाहती हूँ यहाँ पर, स्पेशली हम जैसे बहुत सारे नवोदित जो कवि और कवित्री इस क्षेत्र में हैं, वो आज के व्यवसायीकरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। कविता का व्यवसायीकरण चाहे वो मंचों से हो, चाहे वो पब्लिशर के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर बनाए गए कंटेंट के माध्यम से हो, आप उसे कैसे देखते हैं और आप उनको कैसे बताना चाहते हैं कि अगर आपके पास कंटेंट है तो आपको इन सब भ्रामक चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है? कोई भी आर्ट है ये तपस्या है। जी। कोई भी आर्ट है ये तपस्या है और आज की पीढ़ी विद ड्यू रिगार्ड्स एंड अपॉलॉजीज मेहनत करना नहीं चाहती। जी। बुरा मत मानना, साफ हूँ मैं। जी। लड़की की शादी हुई। जी। उसको इज्जत नहीं मिली जाके ससुराल में। जी। उसने सोचा यार क्या करूँ मैं। जी। 4 लाइनें लिखी, ठीक है, उनको बराबर सा किया और ऐसे ही 15-20 लिखी और किताब छाप दी और कहीं पर भी कोई स्टेज का मौका मिला स्टेज में चले गए। जी। फ़ोटो खींची, अगले दिन अखबार में आ गई फ़ोटो। जी। ये बहुत बड़ा कल्प्रिट हैं ये अखबार। जी। ये उसको ऊपर नहीं उठने। बाई चांस क्या होता है, कहीं से उसको अवार्ड मिल गया किसी संस्था ने। जी। ठीक है, जैसे भी मिल गया, अभी आपको मैं दिखाऊंगा अभी कुछ दिनों में अवार्ड होने और उन्हें किन किन को मिलेंगे। जी। देख के अजीब लगता है ये। जी। लिस्ट मैंने देखी है जो अभी आजकल में अवार्ड मिलने वाले हैं, अजीब लगता है। ठीक है कि इनको अवार्ड मिल रहा है तो आदमी कहता है मैं तो भी पीछे चलूँ, जो है इज़्ज़त बढ़ती नहीं है, इज़्ज़त कम होती है। चीज़ क्या है, उनको जब अवार्ड मिल गया तो घर में हो गया भाई ये तो राइटर बन गई, तो पोएट है कि मेरी नूंह तो साड़ी तो पोएट बन गई। चलो उसको इज्जत मिल गई, उसकी ज़िंदगी सेट हो गई। ये हालत हो रही है। ऐसे ऐसे रीजंस आ रहे हैं सोसाइटी में जिस कारण खुली कविता आम हो रही है। मुक्त कविता जिसको मुक्त कहते कविता हैं, जिसको नाम पर बहुत सारा मतलब साहित्य छपता भी और उसको इज्जत मिल गई मुक्त कविता लफ्ज उसका नाम देके। सर, आप क्या मानते नहीं है कि आजकल के समय में कहीं ना कहीं इस मुक्त कविता को एक प्रोत्साहन, ये ओपन माइक वाला जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है वो भी दे रहा है? आपके सामने है जी। आपके सामने है। बदकिस्मती है लिटरेचर की। जी। लिटरेचर की बदकिस्मत। मुझे एक बात बताइए, अपने आत्मा से पूछ के बताना जी, 50 साल से पहले का जी कोई ऐसी चीज है जिसको हम मुक्त कविता कह सकें और आपको लिटरेचर में कहीं मिल जाए? नहीं सर। क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? उस जमाने में भी लोग सोचते होंगे कि मैं मुक्त लिख दूं, ठीक है, अगर कहीं बनी भी होगी वो 15 दिन में वो खत्म हो गई होगी, बिकॉज नोबडी विल लिसन टू इट।
जिसके अंदर पोएट्री तब है, पोएम तब है अगर उसके अंदर म्यूजिक है। जी। म्यूजिक पहले बनता है, पोएट्री बाद में बनती है। म्यूजिक के ऊपर बनती है पोएट्री, बहर के ऊपर बनती है नज्म जो है, ठीक है। नज्म के बाद में उसके ऊपर बहर नहीं बनती, बहर के ऊपर उसके बहर के अंदर उसको डालना पड़ता है, तब नज्म बनती है। तो सर मेरा ये शायद अंतिम प्रश्न होगा कि एक कवि, एक इतिहासकार, एक साहित्यकार, एक कलमकार, एक नज़मकार, आपके हृदय के सबसे ज़्यादा समीप कौन सा रोल है? पोएम जो है वो आत्मा तक जाती है जी, वो ऊपर ऊपर नहीं रहती जी। मैं आपको 2-4 शेर जो मुझे सबसे अजीज़ है गज़ल उसके सुनाऊंगा। बिल्कुल सर। मेरी आँखों में जब भी उनके मंजर बैठ जाते हैं, क्या बात है। मेरी आँखों में जब भी उनके मंजर बैठ जाते हैं तो उन खाली सफ़ीनों में समंदर बैठ जाते हैं। क्या बात है सर। मुझे दुनिया के तानों पर कभी गुस्सा नहीं आता। जी, मुझे दुनिया के तानों पर कभी गुस्सा नहीं आता। कभी गुस्सा नहीं आता। नदी की तह में जाकर सारे पत्थर बैठ जाते हैं। यूं उठ उठ कर हमारा बोलना दिखलाए महरूमी। जी, जी। यूं उठ उठ कर हमारा बोलना दिखलाए महरूमी, वो जिनको यार हो जाए मयस्सर बैठ जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। हमी को शाम ने तन्हा रखा, गौर देना, हमी को शाम ने तन्हा रखा, वरना ये वो पल हैं कि दिन और रात भी मिलने उफक पर बैठ जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है सर। ए आवारा ख्यालो अश्कबारी में तो रुक जाओ, आवारा ख्यालो अश्कबारी में तो रुक जाओ, अश्कबारी में तो रुक जाओ, परिंदे भी तो बारिश में सिमट कर बैठ जाते हैं। हमारा और उनका रब्त है बस हाजिरी तक ही। जी, हमारा और उनका रब्त है बस हाजिरी तक ही। वो रस्मन नाम लेते हैं, हम उठकर बैठ जाते हैं। क्या बात है सर। आखिरी शेर है जी, तवज्जो चाहूंगा। बड़े चर्चे हैं नादिर आपकी खाना खराबी के, बड़े चर्चे हैं नादिर आपकी खाना खराबी के। ये मक्ता जो है मुझे बहुत अजीज है। जी। बड़े चर्चे हैं नादिर आपकी खाना खराबी के, खुदा का शुक्र है मक्ते में आकर बैठ जाते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत शानदार। तो ये जब आपकी आत्मा से कुछ शेर निकलता है, ये हो नहीं सकता कि हाँ सामने वाले जो भी ऑडियंस है, जो भी जो हैं सुन रहे हैं, उनकी आत्मा तक ना जाए। बिल्कुल सर। लिटरेचर वही है जो आत्मा तक पहुँचे। जी। आज का ये जो सर वार्तालाप था, आज का ये जो आपका साथ था, बहुत शानदार था और इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हैं जो आज भी अधूरी छूट गई, बस 4 पंक्तियां कहकर इस बात को, वाणी को विराम दूंगी। आपके लिए अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ कि आसान नहीं है पत्थर का जीवन सी मूरत हो जाना, आसान नहीं है पत्थर का जीवन सी मूरत हो जाना, मिटाकर खुद की हस्ती को किसी की सूरत हो जाना। सूरज भी जलता है हर दिन, सूरज भी जलता है हर दिन, पृथ्वी पर जीवन देने को ये तब सिखाता है जग को। क्या है सूरज का सूरज हो जाना, क्या है सूरज का सूरज हो जाना। आप साहित्य के सूरज हैं सर, आपको नमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे शेर आपके, बहुत सुंदर। थैंक यू, मज़ा आया, लुत्फ़ आया।